माय डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 29 के सेक्शन 390 से 394 तक करेंगे और अपील का चैप्टर 29 जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब मैं सेक्शन 390 की तरफ आता हूँ। 390 क्या कहता है? जब धारा 378 के अधीन अपील की जाती है तो उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, जिसमें ये निर्देश देगा कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय के सामने पेश किया जाए और फिर उसे अपील का निपटारा होने तक कारागार में भी भेज सकता है और अपील के निपटान तक उसकी जमानत भी ले सकता है। ये सेक्शन इस अपील की बात करता है जो एक्विटल के खिलाफ की जाती है, लेकिन 390 में ये शब्द कहीं नहीं आया एक्विटल के खिलाफ, जबकि यह सेक्शन इस बात का जिक्र न होने पर भी एक्विटल के खिलाफ ही ये सेक्शन लागू होता है और इसी में कहता है। ये भी आपको याद होगा कि 378 में अपील कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। ये क्यों ऐसा किया जाता है कि बरी होने पर भी उसे पकड़ कर लाया जाता है और या तो अपील के निपटान तक जेल में रखा जाता है या बेल पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वह बेल की पेंडेंसी के दौरान एब्सकॉन्ड ना हो जाए। इसलिए जो है ऐसा किया जाता है और इसके ऊपर केस ला है 2004 क्रिमिनल लॉ जनरल 3595, जिसका जिक्र किया गया है 3597 पर। आंध्र प्रदेश की डबल बेंच की अथॉरिटी है। अब सेक्शन 391 का हम जिक्र करते हैं। 391 क्या कहता है कि एपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। इस अध्याय 29 के अधीन किसी अपील में विचार करने पर अपीलीय अदालत अतिरिक्त साक्ष्य यदि जरूरी समझती है तो वह अपने कारणों को रिकॉर्ड करके और या तो स्वयं साक्ष्य ले सकती है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपीलीय न्यायालय हाई कोर्ट है तो सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट को लेने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन या मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ले लिया जाता है तो वो ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपीलीय न्यायालय को भेज देगा और तब वह न्यायालय उस अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आगे बढ़ेगा। अब 391 का 3 क्या कहता है? एक्यूज या उसके प्लीडर को अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के वक़्त हाजिर होने को का हक होगा, यानी उनको कोई रोक नहीं सकता। दे कैन अपीयर, वो वहाँ पर भाग ले सकते हैं। अब 391 का 4 क्या कहता है? 391 के 4 में ये बात आई है कि इस धारा के अधीन लिया गया साक्ष्य अध्याय 23 के उपबंधों के अधीन होगा। मानो वह कोई जांच हो, यानी जो ये एविडेंस लिया जाएगा इसमें इस तरीके से लिया जाएगा जैसे चैप्टर 23 के तहत लिया गया था, और ये मान करके लिया जाएगा कि मानो इट वाज एन इंक्वायरी, एज इफ इट वर एन इंक्वायरी। अब AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 59 जो है बीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके ऊपर बिफिटिंग अथॉरिटी है। इन एन अपील अगेंस्ट एक्विटल दो अपीलेट कोर्ट हैज पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, yet the discretion should not be exercised to fill up gaps or lacuna in the prosecution evidence. तोखराम वर्सेस स्टेट 1982 क्रिमिनल लॉ जनरल 1966 दिल्ली का केस है। दिस सेक्शन डज नॉट एनविसेज ए रीट्रायल, यानी रीट्रायल का ऑर्डर नहीं देता। यह बात इस 1966 पृष्ठ वाली अथॉरिटी पर 1982 क्रिमिनल लॉ जनरल दिल्ली में तोखराम वाले केस में कही गई है। अब हम 392 की तरफ आते हैं। जब अपील उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती है, इस सेक्शन को 392 को और 393 को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है तो यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ। 392 क्या कहता है कि जब अपील उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सुनी जा रही है और वो अपनी राय में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, जब वो समान रूप से विभाजित हो जाते हैं तो वह अपील
उनकी राय के सहित तीसरे न्यायाधीश को भेजी जाएगी और तीसरा न्यायाधीश अपनी बात सुन करके ही मे एग्री विद एनीवन, किसी एक के साथ भी एग्री हो सकता है। और उस एग्री होने की सूरत में क्या होगा कि निर्णय जो है उस तीसरे आदमी के मत के अनुसार जो है कर दिया जाएगा। इसमें प्रोवाइडेड क्या कहता है, यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक, यानी जैसे जो पहले जो सुन रहे थे वो जो बराबर जिनकी संख्या हो गई थी, समान रूप से हो गई थी, उनमें से कोई एक ये सिफारिश करता है चीफ जस्टिस को कि जी मतलब इसके लिए लार्जर बेंच गठित किया जाए, या वो जज जिसको तीसरे आदमी को भेजी गई है वो भी ये सिफारिश करता है कि इसमें लार्जर बेंच द्वारा निर्णित होना चाहिए, तो लार्जर बेंच डिसीजन करेगा। फिर लार्जर बेंच गठित हो जाएगा और लार्जर बेंच ही डिसीजन करेगा। जो थर्ड जज है वो सारे केस को रीओपन नहीं करेगा, केवल डिफरेंस के बिंदु को डील करेगा। ये बात जो है भगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कही गई है AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 1502 पर। लेकिन इसी के खिलाफ मैं दूसरी अथॉरिटी आपको बताना चाहूँगा, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 365 स्टेट ऑफ AP वर्सेस PT अपाह का केस है APPAIAH। तो इसमें क्या कहा कि थर्ड जज कैन डील विद द होल केस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो केवल वहीं तक का केस सुने, तो कहता है ही कैन ओपन द होल केस। अब इसके ऊपर दूसरी अथॉरिटी भी है, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 1654 स्टेट ऑफ UP वर्सेस धन सिंह का केस था कि ओपिनियन ऑफ अनदर जज विल प्रिवेल एंड ओपिनियन ऑफ DB वुड बिकम नॉनेस्ट। AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 2786 सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस है। इसके अंदर कहा गया है कि थर्ड जज इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर जजेस, वो तीसरी ओपिनियन भी दे सकता है। तो अब जो है 393 सेक्शन के ऊपर हम आते हैं। 393 क्या कहता है कि जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द एपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील shall be final except in cases provided for सेक्शन 377, 378, सेक्शन 384 का 4 और चैप्टर 30 रेफरेंस और रिवीजन का सेक्शन है चैप्टर 30। तो कहता है कि जो जजमेंट एपीलेट कोर्ट देगी वो फाइनल होगा, लेकिन इसके अपवाद दिए हैं 4। अपवाद क्या है कि 377, 378 और 384 का 4 और चैप्टर 30 जो रेफरेंस और रिवीजन का चैप्टर है, जो उसके अंदर जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो फाइनल नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि अपील कब होती है, व्हेन मैटर हैज़ बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, जब अपील पूर्ण रूप से फाइनली डिस्पोज हो जाती है। रेफरेंस और रिवीजन कब होता है, व्हेन मैटर इज सब जुडिस, मैटर पेंडिंग है। तो इसी को ये समझेंगे कि 377 और 378 भी क्या है। आपको याद होगा कि 377 और 378 को थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो वो क्या कहता है, एक केस एक जेल से की जाने वाली अपील है, एक जो है PP के मतलब प्राइवेट काउंसिल के द्वारा वकील एंगेज करके की जाने वाली है। तो अब 377 को और 378 को हम देखेंगे तो 377 में क्या था, अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। 377 ये था कि जैसा कि उपधारा 2 में कहा गया था कि उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए ट्रायल में कन्विक्शन के किसी मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कन्विक्शन के खिलाफ स्टेट सेंटेंस में अपर्याप्तता के आधार पर, यानी इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पर अपील दायर करने का निर्देश कर सकता है। यदि सेंटेंस मजिस्ट्रेट द्वारा पारित की गई है तो सेशन कोर्ट में, और यदि सेशन न्यायालय द्वारा पास की गई है या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पास की गई है तो हाई कोर्ट में। ये जो है 377 का में कहा गया था। अब 377 में 2 और 3 मतलब हैं, बहुत अथॉरिटीज़ मैंने उस समय बताई थी आपको। तो अब इसी में 378 में क्या था कि वो दोष मुक्ति की दशा में अपील कि अपील इन केस ऑफ एक्विटल, जैसा कि उपधारा 2 में उपबंधित है, उसके सिवाय
धारा 35, 3 और 5 के उपबंधों में रहते हुए। तो डीएम जिला मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कॉग्निजेबल और अजमानती अपराध की बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक्विटल के आदेश में अपील उपस्थित करने का आदेश दे सकता है। तो ये जो है 378 और 377 की बात थी, तो उसमें और 384 का 4 जो है हमने पढ़ा था, उसी वक्त जो है हमने ये सारे के सारे सेक्शंस 392 और 393 की चर्चा की थी। तो इसमें प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग the final disposal of an appeal against conviction in any case, the appellate court may hear and dispose of an on merits. दूसरा इसमें एक क्या कहा, an appeal against acquittal under section 378 arising out of the same case। जैसे एक आदमी जेल में चला गया, एक आदमी बाहर है, जेल से भी अपील आ गई, उस रेगुलर भी आ गई, सेम ऑफेंस की आ गई, जेल से आने वाली में कह दिया गया पर्याप्त कारण नहीं है इंटरफेयर के, वो खारिज होगी। फिर भी ये कहता है कि इस दूसरी को भी सुना जा सकता है। तो क्या है, एन अपील ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378 सेल फाइनली एबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड। यदि एक्यूज्ड मर जाए तो वो जो है एबेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसके ऊपर अथॉरिटी है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 586, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश, वेयर द एपिलेट वाज इन जेल प्रेजेंटेड अपील थ्रो जेल अथॉरिटीज एंड अपील इन दिस इज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट समरीली। ए सबसीक्वेंट अपील फाइल्ड थ्रो ए प्लीडर इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट डिसमिसिंग द अपील इज फाइनल। अब जो है 394 एक क्या कहता है कि धारा 377 और 378 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम समय रूप से अबेट हो जाएगी। जब कोई आदमी अभियुक्त जो है मर जाता है तो वो अबेट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या कहता है कि इस अध्याय के अधीन हर अपील जो जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय अपीलार्थी की मृत्यु पर अबेट हो जाएगी, प्रोवाइडेड कहता है इसमें। किंतु जहां अपील मृत्यु दंड या कारावास के दंड के विरुद्ध है और अपील के दौरान अपीलार्थी मर जाता है और मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील को जारी रखने के लिए उसके नज़दीकी रिश्तेदार आवेदन करते हैं और अनुमति मिलने पर वो अपील अबेट नहीं होगी, ज्यों की त्यों चालू रहेगी। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन का क्लॉज है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि नियर रिलेटिव के मायने दिए हैं कि हु आर नियर रिलेटिव। नियर रिलेटिव मीन्स पेरेंट्स, माँ बाप। पेरेंट और पेरेंट्स शब्द में अंतर है। पेरेंट्स के माने है आइदर ऑफ द टू, माँ और बाप दोनों में से एक। पेरेंट के माने दो, केवल एक। कौन सा है उसमें दोनों। तो स्पाउस दंपति, लीनियन डिसेंडेंटली यानी पारंपरिक वंशज जो हैं वो भाई बहन, इससे अभिप्राय है। और इस प्रकार 394 सेक्शन का जो हमने अध्ययन किया, हमारा चैप्टर 29 पूरा होता है। किंतु एक बात और मुझे याद आ गई कि एक आर्टिकल है 136 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इसमें यह कहता है कि आर्टिकल 136 के तहत यदि अपील है तो वह सेक्शन लागू नहीं होगा। और इसके ऊपर अथॉरिटी है AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 236 हरनाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक और भी है सेक्शन 394 ऑफ अबेटमेंट ऑफ अपील डू नॉट अप्लाई टू अपील्स अंडर सेक्शन 456 CRPC। सेक्शन 456 भी CRPC का जो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये सेक्शन जो है 456 के ऊपर भी लागू नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये दोनों आर्टिकल 136 और 456 को बताना भी उचित समझा और इन दोनों को भी साथ में पढ़ लें। तो अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस प्रकार हमारा चैप्टर 29 पूरा हुआ। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।